इस क्लास में हम बात करेंगे बेटा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में सबसे पहला शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, दैट इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, जिसको हम एफ सी एफ एस भी बोलते हैं। ठीक है, एफ सी एफ एस से आपको समझ में ही आ रहा है कि एफ फॉर फर्स्ट, सी फॉर कम, फिर एफ फर्स्ट देन सर्व। नाम से ही समझ में आ रहा है, जो पहले आएगा उसको मौका मिलेगा, उसको सीपीयू मिल जाएगा। बट ऑब्वियसली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये आपका एफ सी एफ एस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होता है। ठीक है, इसमें आप ऐसा बोल सकते हो कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम का शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, ठीक है, वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करता है क्यू के रिक्वेस्ट में, क्यू के रिक्वेस्ट को। जैसे कि मान लो अगर आपके पास कोई क्यू बना हुआ है, जैसे क्यू है, इसमें P1 प्रोसेस या कोई बंदा खड़ा है P1 P2, ठीक है, और प्रोसेस के टर्म में आप समझ लो कि P1 P2 P3 Pn प्रोसेस खड़े हैं। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो पहला होगा प्रोसेस उसको मौका मिले, ठीक है, उसको सीपीयू मिले और एग्जीक्यूट हो जाए, फिर P2 को सीपीयू मिले, फिर वो एग्जीक्यूट हो जाए। तो इट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलिंग एल्गोरिथम दैट ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट्स क्यू रिक्वेस्ट एंड प्रोसेस इन ऑर्डर ऑफ देयर अराइवल। अराइवल मैटर करता है, जिस ऑर्डर में जो आया उसको मौका मिलता गया। ठीक है, ऐप कोई प्रायोरिटी मैटर नहीं करती है। ठीक है, मतलब जो पहले आएगा उसको सीपीयू पहले एलोकेट हो जाएगा। ठीक है, और ये फीफो क्यू के थ्रू मैनेज होता है। इसको जो एक क्यू बन रहा है उसको हम फीफो क्यू बोलते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन जो पहले आया वो पहले आउट होगा, पहले आउट मतलब उसको सीपीयू मिल जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू होगा ये। ठीक है, तो द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व इज द सिंपलेस्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। बड़ा ही सिंपल है। क्यों सिंपल है? क्योंकि इसमें आपको कोई मैकेनिज्म लगाने की जरूरत नहीं है, जो पहले आया उसको आप सीधे से सीपीयू दो, एग्जीक्यूट कर दो। ठीक है, जैसे रेलवे स्टेशन में आप बुकिंग कराते हो, जो पहले बंदा आया, ठीक है, एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूं, जो पहले बंदा आया उसकी बुकिंग हुई, फिर दूसरे वाले को मौका मिलेगा, पहला वाला टर्मिनेट हुआ, दूसरा वाला को एग्जीक्यूशन मिल गया सीधा। ठीक है, द प्रोसेस दैट रिक्वेस्ट द सीपीयू फर्स्ट इज एलोकेटेड द सीपीयू फर्स्ट। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है, फीफो क्यू के थ्रू। जो क्यू होती है, जो लाइन होती है, उसको हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू बोलते हैं। जो पहले इन हुआ वो पहले आउट होगा। व्हेन अ प्रोसेस एंटर्स द रेडी क्यू, ये आपका जो क्यू है, ये आपका रेडी क्यू ही है। ठीक है, ये आपका रेडी क्यू है, और जिसको मौका मिलता जाएगा वो एग्जीक्यूट होता जाएगा, उसको रनिंग क्यू में भेज देंगे। ठीक है, और बाकी रेडी में रहेंगे। तो व्हेन अ प्रोसेस एंटर्स द रेडी क्यू, इट्स पीसीबी इज लिंक्ड ऑन टू द टेल ऑफ द क्यू। पीसीबी कैसे? उसके पीछे से क्यू में लिंक हो जाता है। जैसे ही सीपीयू फ्री होता है, इट इज एलोकेटेड टू द प्रोसेस एट द हेड ऑफ द क्यू। तो प्रोसेस एलोकेशन कहां होता है? हेड पे। ठीक है, बट ऑब्वियस है ना, जैसे कि देखो ये आपका पीसीबी है, तो हेड और टेल की बात करूं, तो ये जो होगा वो आगे वाले की इंफॉर्मेशन रख रहा है, जैसे एग्जीक्यूट होगा पता चल जाएगा, फिर इस टेल के पास पिछले वाले की इंफॉर्मेशन है, ऐसे। तो आपका हेड और टेल में ये पता चलते रहता है कि सीपीयू फ्री हुआ और किससे लिंक होना है। तो जो रनिंग प्रोसेस होता है, देन रिमूव फ्रॉम द क्यू। ऑन द नेगेटिव साइड, द एवरेज वेटिंग टाइम, ये तो अभी हम बात करेंगे, इसकी हम बात करेंगे, क्या नेगेटिव साइड है इसकी हम बात करेंगे। ठीक है, इट इज ए नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम। नॉन प्रिमिटिव क्यों है बेटा? क्योंकि इसमें होता क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में, अगर एक प्रोसेस आया और उसको सीपीयू मिल गया, अगर सीपीयू मिला, तो जब तक उससे नहीं छीनेगा जब तक कि उसका पूरा एग्जीक्यूशन ना हो जाए, तो नॉन प्रिमिटिव है। ठीक है, हम बात करते हैं इस एग्जांपल के थ्रू। जनरली बेटा आपके पास जो एग्जांपल दिया रहेगा, वो एग्जांपल जो होगा उसमें आपके पास अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम गिवन होता है। ठीक है, क्या क्या गिवन होगा? अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम। मैं इसको डायरेक्टली बोलूंगा एटी, इसको मैं बोलूंगा बीटी। ठीक है, निकालना क्या है हमको? कंप्लीशन टाइम, दैट इज सीटी। फिर क्या निकालना है? टर्न अराउंड टाइम, दैट इज टीएटी। फिर क्या निकालना है? वेटिंग टाइम, दैट इज डब्ल्यूटी। ठीक है, तो जनरली आपके पास प्रोसेस गिवन होते हैं बेटा, अराइवल टाइम गिवन होता है और बर्स्ट टाइम। तो एक प्रोसेस P0 है, अराइवल कब हुआ है? जीरो। अब देखो इसमें टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, आप 0 सेकेंड बोल दो, 0 मिनट बोल दो, 0 आवर बोल दो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आप इसको सिंपल बोलो, यूनिट ऑफ टाइम। तो 0th टाइम पे अराइव हुआ है, ठीक है, या 0 सेकेंड पे अराइव हुआ है, और इसको एग्जीक्यूशन में कितना टाइम लगेगा? 2 सेकेंड लगेंगे, या 2 मिनट लगेंगे, या 2 घंटे, कुछ भी लग सकते हैं। तो 2 यूनिट ऑफ टाइम लगेंगे एग्जीक्यूट होने में, ये ध्यान रखना। जो P1 है वो 1 टाइम पे अराइव हुआ है, 1 यूनिट ऑफ टाइम पे अराइव हुआ है,
या 1 AM या 1 PM पे अराइव हुआ है, और इसको एग्जीक्यूशन में बर्स्ट टाइम, क्योंकि एग्जीक्यूशन टाइम कहलाता है, इसको एग्जीक्यूशन में 2 सेकंड, 2 मिनट या 2 यूनिट ऑफ टाइम लगेंगे। वैसे ही P2 को 3 सेकंड लगेंगे, P3 को 4 यूनिट ऑफ टाइम लगेंगे या 4 मिनट लगेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ सेकंड मिनट इससे कोई परवाह ही नहीं करनी, इससे कोई मतलब नहीं रखना हमें, क्योंकि ये यूनिट ऑफ टाइम है। अगर सेकंड लिखा हुआ है तो सेकंड मान लो, मिनट लिखा है मिनट मान लो, नहीं लिखा हुआ है तो यूनिट ऑफ टाइम मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना तो गिवन रहता है बेटा, इतना तो हमको समझ में आ गया। अब बेटा समझो मेरी बात को। अब सबसे पहले जब हम एफसीएफएस की बात करेंगे, तो एफसीएफएस में मेन क्राइटेरिया जो होता है बेटा, वो अराइवल टाइम होता है। मेन क्राइटेरिया क्या होता है? अराइवल टाइम। ध्यान रखना, एफसीएफएस में मेन क्राइटेरिया अराइवल टाइम को हम बोलते हैं। तो मेन क्राइटेरिया क्या हो गया? अराइवल टाइम हो गया। ठीक है, कि किस टाइम पे अराइव हुआ है। ठीक है, तो ये मेन क्राइटेरिया हो गया। दूसरा, दूसरी बात करेंगे बच्चे, जो मोड हुआ वो कौन सा मोड है? नॉन प्रिमिटिव। मतलब मुझे इस बात की टेंशन नहीं है कि एक सीपीयू के अंदर इन हुआ तो दूसरे को मौका मिल जाएगा, इस बात की चिंता नहीं है मुझे, इस बात की कोई भी चिंता नहीं है, क्योंकि दूसरे को मौका ही नहीं मिलेगा जब तक कि एक का पूरा एग्जीक्यूशन ना हो जाए। तो ये मोड कौन सा है? नॉन प्रिमिटिव है। अब बेटा होता क्या है, इसके लिए सबसे पहले आप एक गैंट चार्ट बनाते हो। क्या बनाते हो? गैंट चार्ट। GANTT, गैंट चार्ट बनाते हो। वो गैंट चार्ट किस चीज में मदद करता है समझो। गैंट चार्ट क्या होता है? न्यूमेरिकल को इजी वे में सॉल्व करने में मदद करता है। ठीक है, तो गैंट चार्ट बनाने का तरीका क्या होता है? गैंट चार्ट बना लिया ना, सब बन जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो बड़े आराम से समझना बेटा। अब हम क्या करेंगे, गैंट चार्ट कैसे बनाएंगे समझो। गैंट चार्ट में हम देखेंगे कि सबसे पहले अगर अराइवल टाइम हमारा क्या है? 0। तो जीरो टाइम पे, ठीक है, जीरोथ टाइम पे कौन सा प्रोसेस आया? तो सबसे पहले अगर आप देखो तो जीरो टाइम पे तो P0 प्रोसेस आया है। जीरो टाइम पे P0 प्रोसेस आया। ठीक है, अच्छी बात है, P0 प्रोसेस को आने दो। अब बेटा जब जीरो टाइम पे P0 प्रोसेस आया, ठीक है, तो ये जो P0 प्रोसेस है इसको एग्जीक्यूट होने में टाइम कितना लगेगा? क्यों? क्योंकि जीरो टाइम पे आया तो बट ऑब्वियस इसको सीपीयू मिल जाएगा, और सीपीयू मिलेगा तो कंप्लीट एग्जीक्यूशन के बाद ही छूटेगा। जब तक कंप्लीट एग्जीक्यूशन नहीं हो जाएगा सीपीयू इससे हटेगा ही नहीं। तो P0 को जीरो टाइम पे मौका मिला, अब इसको सीपीयू मिला। मतलब मैं यहां क्या बताना चाह रहा हूं, जो P0 था रेडी क्यू से किस में आ रहा है? सीपीयू मिल रहा है, रनिंग स्टेट में आ रहा है। ठीक है, तो P0 को सीपीयू मिल गया। जब सीपीयू मिलेगा तो इसको टोटल एग्जीक्यूशन में टाइम कितना लगेगा? 2 यूनिट ऑफ टाइम लगेगा। यहां देखो लिखा है, यहां से देखो, ये 2 यूनिट ऑफ टाइम लगेगा। ठीक है, तो 2 यूनिट ऑफ टाइम तो इसी ने ले लिया, तब जाके सीपीयू आपका फ्री होगा। तो ये आपका हो गया 2 यूनिट ऑफ टाइम, ये मैंने बोला 2 यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, अब बेटा क्या हुआ समझना आगे। अब क्या होगा कि अगला वन अराइवल टाइम है, वन वन है अराइवल टाइम P1 का, अगला अराइवल है 1। ठीक है, अगला अराइवल 1 है, मतलब कहीं यहां आ चुका होगा, यहां आ चुका होगा देखो। ठीक है, आ चुका होगा, लेकिन सीपीयू बिजी था तो रेडी क्यू में ही था वो, क्योंकि सीपीयू बिजी था P0 में, तो रेडी क्यू में ही था, लेकिन आ चुका था कुछ यहां, 1 पे आ चुका था। तो अब अगला मौका इसको मिलेगा, P1 को। ठीक है, क्यों? क्योंकि आ चुका है, आ चुका है ना, 1 पे ही आ चुका है, और जबकि हमारा पर टाइम कितना हो चुका है? 2 हो चुका है। तो 1 पे आ चुका है तो मतलब ये है, रेडी क्यू में है। जैसे ही P0 खत्म हुआ तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में फिर 1 को मौका मिलेगा। 1 को जैसे ही मौका मिलेगा तो क्या होगा बेटा, ये 1 वाला जो होगा उसको सीपीयू मिल गया, मतलब P1 को अराइवल टाइम के बेस पे मिल रहा है, ध्यान रखना। तो P1 को सीपीयू मिल गया, क्योंकि यहां मेनली क्राइटेरिया अराइवल टाइम है। तो P1 को जब सीपीयू मिला तो बोला मुझे तो 2 सेकंड लगेंगे या 2 यूनिट ऑफ टाइम लगेंगे एग्जीक्यूट होने में। तो 2 यूनिट ऑफ टाइम मतलब दो पहले से था, और 2 यूनिट और टाइम लगा P1 को एग्जीक्यूट होने में। तो 4 पे जाके सीपीयू जो है वो आपका फ्री हुआ, 4 पे जाके, क्योंकि 2 यूनिट टाइम P1 में ही लग गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि 4 पे कोई है, आया है क्या? अराइवल टाइम देखो कोई आया है क्या 4 पे? कोई भी नहीं आया है। कब तक नहीं आया? 5 तक नहीं आया, 5 तक कोई आया ही नहीं। तो इसका मतलब 4 to 5 ने सीपीयू ने वेट किया, कोई था ही नहीं, फ्री था, सीपीयू फ्री था। तो 4 to 5 सीपीयू ने वेट किया, समझते चलना बच्चे। 4 to 5 तक सीपीयू ने वेट किया।
अब 4 to 5 तक सीपीयू ने वेट किया, तो 5 पे P2 आ गया, आया, कोई बात नहीं, आने दो। आने के बाद बोला मुझे 3 सेकंड चाहिए, तो 5 + 3 8, मतलब P2 को एग्जीक्यूट करने में 8 सेकंड लगेंगे, सॉरी 3 सेकंड लगेंगे, लेकिन 5 पे है, 5 पे ऑलरेडी है, टाइम आपका 5 पे है ऑलरेडी। अब 5 यूनिट टाइम हो चुका है पहले ही बाकी प्रोसेस में। अब आपको 3 सेकंड या 3 यूनिट ऑफ टाइम P2 को एग्जीक्यूट करने में लगा, या उनके इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में लगा, तो आप 5 से पहुंच गए 8 पे। ठीक है, अब 8 पे पहुंच गए बेटा। अब जैसे ही आप 8 पे पहुंचे, अब हम अराइवल टाइम और देखेंगे, कोई प्रोसेस और बचा है, बचा है, 6 पे आ चुका है। 6 पे आ चुका है मतलब यहाँ कहीं आ चुका है, तो वेट करने की जरूरत नहीं है, रेडी क्यू में ऑलरेडी अवेलेबल है। यहाँ वेट करना पड़ा, रेडी क्यू में था ही नहीं कोई प्रोसेस, यहाँ इस ड्यूरेशन में कोई था ही नहीं, 4 से 5 में कोई था ही नहीं। लेकिन यहाँ पास ये 6 मतलब ये कहीं आ चुका है, आ चुका है, तो रेडी से रनिंग में ले आओ 8 के बाद, क्योंकि पहले ही आ चुका है, वेट करने की जरूरत नहीं है। बोलेगा मुझे तो 4 सेकंड चाहिए, 4 सेकंड चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए, या 4 यूनिट ऑफ टाइम चाहिए, तो बोले ले लो। तो P3 जो था वो 4 यूनिट ऑफ टाइम तक एग्जीक्यूट हुआ, तो टोटल आप 12 यूनिट ऑफ टाइम पे पूरे प्रोसेस को आपने एग्जीक्यूट कर लिया। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? बोलिए बच्चे, यहां तक पॉइंट क्लियर है या नहीं है? कोई डाउट? बोलो बच्चे, यहां तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। गुड। अब बेटा समझो, ठीक है, गुड। अब अगर आपसे कोई पूछे, अब अगर आपसे कोई पूछे कि बेटा एक बात बताओ, टाइम एट विच ऑल द प्रोसेस एग्जीक्यूट, टाइम एट विच ऑल द प्रोसेस एग्जीक्यूट, किस टाइम पे पूरे के पूरे प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गए, तो आप डायरेक्टली बोल दो 12 सेकेंड या 12 यूनिट ऑफ टाइम लगे पूरे प्रोसेस एग्जीक्यूट होने में। तो टाइम एट विच ऑल द प्रोसेस एग्जीक्यूट, ये पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि कौन से टाइम पे पूरे के पूरे ही प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गए, तो 12 यूनिट ऑफ टाइम पे एग्जीक्यूट हो गए। अब बेटा हम बात करेंगे सीटी की, ठीक है, अब हम सीटी की बात करेंगे, ये आपका 2 है ना, ये ध्यान रखना, 2 है। अब हम सीटी की बात करेंगे, दैट इज कंप्लीशन टाइम। तो गैंट चार्ट से आप देख के कंप्लीशन टाइम बता सकते हो, कैसे देख के देखना, जो P0 है वो P0 कब कंप्लीट हुआ, P0 आपका कंप्लीट कब हुआ, तो देखो ये जो P0 हो उसके राइट साइड में जाना, राइट साइड में देखना, तो 2 पे कंप्लीट हुआ, तो यहां लिख दो 2। P1 कब कंप्लीट हुआ, राइट साइड में देखो P1 के, तो 4, 4 पे कंप्लीट हो गया। फिर P2 कब कंप्लीट हो रहा है, तो P2 के राइट साइड में देखो 8 पे कंप्लीट हो गया। फिर P3 देखो कब कंप्लीट हो रहा है, तो P3 के राइट में देखो, तो 12 पे कंप्लीट हो गया। ये तो निकालने का तरीका हुआ सीटी, कंप्लीशन टाइम। टर्न अराउंड टाइम का आपको फॉर्मूला पता ही है, TAT इक्वल टू, आप बोलते हो CT माइनस AT, टर्न अराउंड टाइम को आप क्या बोलते हो, CT माइनस AT। ठीक है, मतलब क्या हुआ, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, मतलब टर्न अराउंड टाइम निकालोगे तो कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो 2 माइनस 0 कितना हो गया, 2। ठीक है, 4 माइनस 1 कितना हो गया, 3। P2 हाँ का बेटा, 8 कैसे हुआ? P2 का 8 कैसे हुआ, P2 की बात कर रहे हो ना? यस सर। देखो P2 5 पे स्टार्ट हुआ था, 8 पे कंप्लीट हुआ, 5 पे स्टार्ट हुआ था ना, स्टार्ट 5 पे हुआ था, और 5 के बाद उसको 3 सेकंड बर्स्ट टाइम लगा, तो 5 + 3 8, देखो राइट साइड में 8 है, 8 लगा इसको, आया कि नहीं आया समझ में? ओके सर। ठीक है, अब यस बेटा सर। देखो, हाँ ठीक है, अब अगर टर्न अराउंड टाइम हम इसका निकालें P2 का, तो 8 - 5 कितना हो गया, 3। फिर इसका निकालें 12 - 6 कितना हो गया, 6। इसमें कोई डाउट है? देखो, देख के बताओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलेंगे। मैं क्लास ले रहा हूँ ना, ठीक है, मैं क्लास ले रहा हूँ। यहां तक क्लियर है बेटा? बोलो बच्चे, यहां तो कोई डाउट तो नहीं किसी को नो भी? सर। ठीक है, नो अब सर। बेटा, अब बेटा समझने की कोशिश करते हैं, बड़ा ही सिंपल है बच्चे। अब अगर मैं वेटिंग टाइम की बात करूं, वेटिंग टाइम का भी फॉर्मूला तुम्हें क्लियर है, अगर देखो
तो वेटिंग टाइम की अगर मैं बात करूं तो वेटिंग टाइम इक्वल टू, अगर आप देखो तो वेटिंग टाइम होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बीटी बर्स्ट टाइम या एग्जीक्यूशन टाइम। तो बीटी या ईटी बोल सकते हो, एग्जीक्यूशन टाइम। अब बेटा देखो, टर्न अराउंड टाइम भी निकल चुका और बर्स्ट टाइम भी पता है, मतलब कितना वेट करना पड़ा। तो इसको तो कोई वेट ही नहीं करना पड़ा, तुरंत मिल गया था सीपीयू। तो 2 - 2 0, डायरेक्टली देखो। इसको कितना वेट करना पड़ा आपको पता चल जाएगा। देखो ये एक पे आ चुका था, लेकिन एक से लेकर दो तक वेट किया। क्यों वेट किया? क्योंकि P0 को मिला हुआ था प्रोसेस, जो P0 था उसको सीपीयू मिला हुआ था। ठीक है, तो उतना वेट किया, देखो उतना ही निकलेगा। तो गैंट चार्ट से पूरी चीजें टैली भी हो जाएंगी। तो देखो 3 - 1 कितना हो जाएगा? 2। सॉरी सॉरी, 3 - 2 कितना हो जाएगा? 1। बर्स्ट टाइम से करना है। 3 - 3 बर्स्ट टाइम 0। इसको कोई वेट नहीं करना पड़ा, 5 पे ही था। देखो तब तक सीपीयू आइडल था, 5 पे ही आया है, और 5 पे इसका अराइवल भी था, और 5 पे सीपीयू मिल भी गया। तो 5 पे ही आया, तो 5 - 5 0, डायरेक्टली आपको पता भी चल रहा है। सॉरी, 3 - 3 0। ठीक है, अब इसमें 6 - 4 कितना हो जाएगा? 2। तो इसको 2 मिनट का वेट करना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये 6 पे आ चुका था, तो इतना तो वेट करना पड़ा। तो देखो ये आप ऐसे निकाल सकते हो कि जो वेटिंग टाइम है वो टर्न अराउंड टाइम माइनस बीटी हो जाएगा। तो टर्न अराउंड टाइम माइनस बीटी कर दोगे तो आपका वेटिंग टाइम आ गया। अब बेटा एक चीज और होती है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्स टाइम। इसको हम क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्स टाइम। जो रिस्पॉन्स टाइम होता है प्रिमिटिव में निकालने का मतलब नहीं है। जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो प्रिमिटिव में निकालने का मतलब नहीं है, क्योंकि याद करो रिस्पॉन्स टाइम का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि आप क्या करते हो, द टाइम एट विच अ प्रोसेस गेट द सीपीयू। पहली बार कब उसको सीपीयू मिला, और माइनस किससे करते हो? अराइवल टाइम से। तो देखो अगर मैं P0 की बात करूं, तो P0 को पहली बार सीपीयू कब मिला? 0th टाइम पे। लेफ्ट साइड देखना है अब आपको, प्रोसेस के लेफ्ट साइड देखना है। तो 0 पे मिला, और अराइवल क्या है? 0 ही है, तो 0 - 0 0। ठीक है, फिर अगर P1 की बात करें तो फर्स्ट टाइम सीपीयू 2 पे मिला, और अराइवल कब है? 1 पे, तो 2 - 1 कितना? 1। फिर अगर हम P2 की बात करें तो इसको पहली बार कितने बार सीपीयू मिला? लेफ्ट में देखना है, तो 5 पे, और अराइवल में सब्ट्रैक्ट कर दो 5 - 5 0। फिर अगर हम बात करें P3 की, तो लेफ्ट साइड में देखो 8th यूनिट ऑफ टाइम पे इसको क्या मिलता है? सीपीयू। अराइव कब हुआ था? 6 पे, तो 8 - 6 कितना हो गया? 2। तो अगर आप देखो तो जो रिस्पॉन्स टाइम होगा वो आपका वेटिंग टाइम के ही बराबर आएगा नॉन प्रिमिटिव में। नॉन प्रिमिटिव में वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम दोनों बराबर आता है। तो नॉन प्रिमिटिव में रिस्पॉन्स टाइम निकालने का मतलब ही नहीं है, प्रिमिटिव में निकालने का मतलब है, ध्यान रखना। प्रिमिटिव में रिस्पॉन्स टाइम निकालने का मतलब है। ठीक है, दूसरी चीजें और क्या निकलती हैं, समझो मेरी बात को। जो दूसरी चीजें हैं वो क्या निकलेंगी, और अगर हम निकालें तो समझो, दूसरी चीजें हम निकाल सकते हैं एवरेज टर्न अराउंड टाइम। एवरेज टर्न अराउंड टाइम। अब एवरेज टर्न अराउंड टाइम मतलब इनको ऐड कर दो। तो 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 6 14। टोटल 14 आया। कितने प्रोसेस है? 4। 4 प्रोसेस है, 1 2 3 4। तो 14 डिवाइड बाई 4 एवरेज टर्न अराउंड टाइम। अब 14 डिवाइड बाई 4 कितना होता है? 3.5। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम आपका 3.5 आ गया। फिर वैसे ही आप एवरेज वेटिंग टाइम भी निकाल सकते हो, 1 + 2 3, और 3/4। तो 3/4 कितना आएगा? 0.75। ऐसे आप एवरेज वेटिंग टाइम भी निकाल सकते हो। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? बोलिए बच्चे, कोई डाउट है तो बताइए, किसी को भी समझ में आया या नहीं आया? अदरवाइज आगे बढ़ू? बोलो बच्चे। यस सर। ठीक है, आगे यस बढ़ो। सर। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। अब आपको क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि वी हैव 4 processes with process ID P0, P1, P2 and P3. The arrival time of P0 is 0, P1 is 1, P2 is 2 and P3 is 3। ठीक है, और उसका बर्स्ट टाइम भी दे देगा आपको। तो ये ऐसा कुछ आपने टेबल बना लिया कि 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, बर्स्ट टाइम दिया रहेगा, ये दोनों दिए रहेंगे आपको। ठीक है, तो ये तो बड़ा ही सिंपल है। इसमें देखो गैंट चार्ट में क्या किया मैंने, 0 पे P0 आया, आ गया। ठीक है, लेकिन इसको 6 यूनिट ऑफ टाइम चाहिए थे, 6 यूनिट ऑफ टाइम मिल गया। 1 पे P1 आया, तो 1 पे P1 आ चुका था। देखो 1 पे P1 आ चुका था, तो कोई वेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे ही सीपीयू फ्री हुआ, P1 को मौका मिल गया। मौका मिला, कोई बात नहीं, मिल गया मौका। ठीक है, लेकिन इसको
8 यूनिट ऑफ टाइम चाहिए, 6 पे ऑलरेडी है तो 8 + 6 कितना हो जाएगा 14। ठीक है, यहां जाके सीपीयू फ्री हुआ। फिर P2 तो कहीं यहीं आ चुका था तो रेडी क्यू में होगा, यहाँ 2 पे आ चुका था। ठीक है, रेडी क्यू में पड़ा होगा। तो जैसे ही सीपीयू फ्री हुआ उसको मौका मिल गया, लेकिन बोला मुझे तो 10 यूनिट ऑफ टाइम चाहिए। कोई बात नहीं, मैं 14 पे हूं, 24 तक उसको मौका मिल गया P2 को। तो देखो P2 को 24 तक मौका मिल गया। अब बात आई कि अब कोई और प्रोसेस बचा हुआ है, ये 3 पे आ चुका था। तो 3 पे देखो ये प्रोसेस ऑलरेडी आ चुका है, मतलब ये रेडी क्यू में होगा। तो जैसे ही सीपीयू फ्री हुआ, यहां आपका सीपीयू फ्री हुआ, जैसे ही ये सीपीयू फ्री हुआ इसको टाइम मौका मिल गया, लेकिन ये बोला मुझे 12 यूनिट ऑफ टाइम चाहिए। कोई बात नहीं, 36 पे हो गया, काम खत्म। तो पूरा का पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगा? 36 यूनिट ऑफ टाइम लगा। अब कंप्लीशन टाइम तो आपको पता ही है, बस लेफ्ट सॉरी राइट राइट देखते जाओ। P0 के राइट देखो तो 6 आ गया, P1 के राइट देखो तो P1 का कंप्लीशन टाइम दैट इज CT 14 आ गया, P3 के राइट देखो, P2 के राइट देखो तो 24 आ गया, P3 के राइट देखो तो 36 आ गया। टर्न अराउंड टाइम मैंने आपको बताया था CT -80, CT -80। ठीक है, तो CT -80, 6 - 0 6, 14 - 1 13, 24 - 2 22, 20 36 - 3 33। ठीक है, ओवरऑल कितना हुआ? 74। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना हो जाएगा? 74/4, क्योंकि 4 ही प्रोसेस है। देखो 1 2 3 4। वेटिंग टाइम भी मैंने आपको बताया कि वेटिंग टाइम निकालने का तरीका क्या होता है बेटा। वेटिंग टाइम में आप क्या करते हो? टर्न अराउंड टाइम से सब्ट्रैक्ट करते हो बर्स्ट टाइम को, इन दोनों को। ठीक है, तो देखो 6 - 6 0, तो वेटिंग टाइम 0 हो गया क्योंकि इसको पहले ही सीपीयू मिल गया। फिर 13 - 8 5, तो 5 यूनिट ऑफ टाइम तक इसने वेट किया। फिर 22 - 10 12, 33 - 12 21। टोटल इसको कर दो 38 आ जाएगा। तो एवरेज वेटिंग टाइम निकालोगे तो 38/4 कर दो, टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस कर दो, तो ये आपका एवरेज वेटिंग टाइम आ जाएगा। ये मैंने आपको आगे निकाल के दिखाया हुआ है, ये एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, तो अगर आपको देखो एवरेज वेटिंग टाइम 38/4 और एवरेज टर्न अराउंड टाइम दैट इज 74/4, तो ये दोनों चीजें निकल जाएंगी। और एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो और एग्जाम्पल्स अगर अपन देखें तो ये बड़ा ही अगला भी जो है वो बड़ा ही सिंपल टाइप का एग्जाम्पल है आपका। मैंने क्या ले लिया, अगर आप देखो बस गैंट चार्ट से आप देखोगे तो पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी। आपके पास अराइवल टाइम क्या है बेटा? 35054 और बर्स्ट टाइम क्या है? 43213। ठीक है, अब बेटा मैं गैंट चार्ट जो बनाता हूं, याद करो गैंट चार्ट तो मैं 0 से बनाता हूं। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है, बस अब 0 से बनाता हूं। ठीक है, अब ये सीक्वेंस में नहीं दिया हुआ बेटा, तो आपको लग रहा है ना कि पहले हम P1 को ही लेते थे। अभी तक जितना भी हमने न्यूमेरिकल किया उसमें हमने P1 को ही लिया क्योंकि वो 0 पे लिखा हुआ था। अब यहां देखो 0 से ही कोई सीपीयू मिलना किससे चालू होगा? 0 से। क्यों? क्योंकि मैंने बताया हम जब एफसीएफएस की बात कर रहे हैं तो मेन क्राइटेरिया है अराइवल टाइम। जिस टाइम पे वो अराइव हुआ उसको सबसे पहले मौका मिलेगा। ठीक है, तो ये ऐसी वाली ही बात हो गई कि क्या हुआ कि हम मंदिर में गए और मंदिर में लाइन लगी हुई थी। ठीक है, मंदिर में लाइन लगी हुई थी, पहले नंबर पे कोई खड़ा था बंदा, उसका क्या हुआ? उसका पर्स नीचे गिरा, उसने पर्स उठाने के लिए आगे बढ़ा, घूमा, तब तक जो दूसरा बंदा था वो आगे आ गया और बोले मैं पहले पे आया हूं, मैं पहले पे आया हूं। लेकिन अगर मंदिर ने टोकन सिस्टम देके रखा हो कि भाई आप लाइन में कैसे भी खड़े हो जाओ, जो बंदा पहले आया है उसने टोकन लिया हुआ है, जिसके पास T1 टोकन है वही पहले आया हुआ है, तो आपका इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने कोई भी चालाकी करके लाइन में पहले नंबर पे आ जाओ, टोकन तो बंदे वाले के पास, जो पहले बंदा आया हुआ है उसके पास पहले है। तो बेटा यहां भी ये ध्यान रखना पड़ेगा, एफसीएफएस में ये बिल्कुल क्लियर रखना कि जो पहले आया है उसको पहले मौका मिलेगा। अब पहले आया मुझे पता कैसे चलेगा? अराइवल टाइम से। तो यहां ऐसा नहीं है कि P1 मैंने पहले लिख दिया तो पहले आया है, अराइवल टाइम देखो पहले कौन आया है, तो P3 आया है, P3 पहले आया है, ध्यान रखना। तो अब बेटा मैं यहां लिखूंगा P3 पहले आया है, तो मेरा जो गैंट चार्ट बनेगा उसमें P3 को मौका मिल गया। लेकिन P3 बोलेगा मुझे जो सीपीयू मिलना चाहिए वो 2 यूनिट ऑफ टाइम मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए, तभी मैं एग्जीक्यूट हो पाऊंगा, कंप्लीट 2 चाहिए। तो बोले ठीक है, मैं तो नॉन प्रिमिटिव हूं, एफसीएस बोलेगा, एफसीएफएस मैं तो नॉन प्रिमिटिव हूं, जिसको मौका दूंगा उसको पूरा मौका दूंगा। तो अच्छी बात है, मौका दे दिया। तो बोले इसको टाइम कितना लगेगा? 2 तक लग गया, अच्छी बात है। अब मैं देखूंगा 2 तक कोई आ चुका है क्या,
तो कोई भी नहीं आया, देखो किसी का भी अराइवल 2 तक नहीं है। 2 के बाद नेक्स्ट अराइवल है 3 पे। तो 2 से 3 तक आप क्या करो, वेट करो। सीपीयू ने वेट किया बेटा, यहाँ सीपीयू वेट कर रहा है, कोई है ही नहीं प्रोसेस, कोई प्रोसेस ही नहीं है क्यू में। रेडी क्यू से ही प्रोसेस आएगा रनिंग में, अब कोई प्रोसेस रेडी में नहीं था, ठीक है। अब 3 आया, तो 2 से 3 तक वेट किया, 3 पे प्रोसेस है P1, तो यहां P1 को मौका मिलेगा। P1 बोलेगा मुझे 4 यूनिट टाइम देना भाई, तो 3 पे मौका मिला, 4 यूनिट टाइम मतलब 4 बर्स्ट टाइम है, तो 4 + 3 कितना हो जाएगा 7। 7 तक P1 को सीपीयू मिला हुआ था। अब 7 तक आगे हमारे कोई प्रोसेस आ गए हैं क्या, तो देखो आ गए हैं। कौन प्रोसेस आया हुआ है, 4 आ गया है। 4 प्रोसेस आ चुका है, मतलब 4 कुछ यही आ चुका होगा, तो बट ऑब्वियस रेडी क्यू में होगा, और रेडी से मुझे रनिंग में लाना है, तो वेटिंग तो करना नहीं पड़ेगा सीपीयू को। जैसे ही P1 को उसने एग्जीक्यूट किया, तो अब आपको प्रोसेस को यहां मौका मिला। किसको प्रोसेस को मौका मिला, P5 को। तो अच्छी बात है, P5 को मौका मिल गया, मिला P5 को। जब P5 को मौका मिला, वो बोले मुझे तो 3 यूनिट टाइम चाहिए, तो बोले ले लो। सीपीयू ने दे दिया उसको 3 यूनिट टाइम, 10 पे सीपीयू फ्री। अब बोलेगा कोई और प्रोसेस है क्या, बोले है। अब दो दो प्रोसेस है, देखो एक प्रोसेस ये 5 वाला है, एक प्रोसेस भी 5 वाला है, मतलब ये दोनों कहीं यहां आ चुके हैं, यहां इस जगह पे आ चुके हैं, इस पर्टिकुलर जगह पे आ चुके हैं, 5 पे दोनों आ चुके हैं। अब बात यह आएगी मुझे किसको लेना चाहिए, अब बात आएगी मुझे किसको लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि दोनों का जो अराइवल है वो 5 ही है। दोनों का अराइवल अगर सेम हो बेटा, तो ध्यान रखना, फिर मुझे देखना चाहिए कि उसका प्रोसेस आईडी में सीक्वेंस क्या है। फिर मुझे देखना चाहिए कि उसका प्रोसेस आईडी में सीक्वेंस क्या है। तो सीक्वेंस क्या है, P2 का पहले है, तो बट ऑब्वियस है मैं P2 को मौका दूंगा पहले, क्योंकि दोनों का अराइवल टाइम सेम है। तो मैं सीक्वेंस में देखूंगा कि उसका सीक्वेंस में कौन सा नंबर है, तो मैं यहाँ P2 को मौका दूंगा। P2 बोलेगा मुझे तो 3 यूनिट ऑफ टाइम चाहिए, अच्छी बात है तो ले ले। तो ये 13 पे एग्जीक्यूट हो गया, फिर तो कोई प्रोसेस बचा ही नहीं, बस यही बचा रेडी क्यू में P4। P4 बोलेगा मुझे 1 यूनिट ऑफ टाइम चाहिए, तो बोलेगा ले लो। तो ये 14 पे जाके फिनिश हो गया, 1 यूनिट ऑफ टाइम मतलब 14 पे जाके फिनिश हो गया। कंप्लीशन टाइम में तो कुछ है ही नहीं पंगा बेटा। P3 का कंप्लीशन टाइम राइट में देखते जाओ, 2 P2 P3 सॉरी 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 P3, ये सीक्वेंस में नहीं है, कंफ्यूज मत होना, ये ऐसी गलतियां हम करते हैं एग्जाम में भी। तो P3 का कंप्लीशन टाइम देखना है, तो P3 पे चलना पड़ेगा मुझे, तो P3 है ये। P3 कब कंप्लीट हुआ, 2 पे, तो 2 राइट में देखते जाओ। उसके बाद P1 कंप्लीट हुआ है, P1 7 पे कंप्लीट हुआ है, देखो 7 पे, यहां 7 लिख दूंगा मैं। फिर P5 10 पे कंप्लीट हुआ है, तो P5 में 10 लिख दूंगा। P2 राइट में देखो 13 पे कंप्लीट हुआ है, राइट में 13 लिख दिया मैंने। P4 14 में कंप्लीट हुआ है, तो 14 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब टर्न अराउंड टाइम तो आपको बड़ा ही क्लियर है बेटा। टर्न अराउंड टाइम मतलब क्या करो, CT-80, CT-80, सिंपल। तो 7 - 3 कितना हो गया, 4। ये आपका 13 - 5 कितना हो जाएगा, 8। ये कितना हो जाएगा, 2 - 0 आपका 2 2। फिर 14 - 5 कितना हो जाएगा, 9। फिर 10 - 4 कितना हो जाएगा, 6। वेटिंग टाइम भी आपको पता है, वेटिंग टाइम में क्या करते हो, वेटिंग टाइम का मतलब होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस BT। इनसे इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 4 - 4 0, 8 - 3 5, 2 - 2 0, 9 - 8, 6 आपका 3 3, ठीक है। तो ये आपका वेटिंग टाइम निकला। अब आप एवरेज निकालना चाहो, इनका एवरेज निकाल के डिवाइड कर दो, इनका एवरेज निकाल के डिवाइड कर दो। ऐसे हम क्या करते हैं, हम बात करते हैं सिंपल FCFS की, ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को तो आप बना लोगे। अगर अब इसकी बात करें, जैसे जो दिया हुआ है 035 करके दिया हुआ है, ठीक है। तो 035 करके आप चाहो तो इसको कैलकुलेट कर सकते हो, खुद से ही कैलकुलेट हो जाएगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 035 वाले में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ये तो आप खुद से ही बना सकते हो, ठीक है। तो बन जाएगा 035 और 216 वाला, इसमें कोई दिक्कत तो होगी नहीं मेरे ख्याल से, ठीक है। ये आपका क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमको बनाना है। इसमें आपके पास 0th टाइम पे अराइवल इसका हुआ है, फिर 3rd पे हुआ है, 5 पे हुआ है। तो गैंट चार्ट बड़ा ही सिंपल है, अगर आप इसमें गैंट चार्ट में अगर बताऊं भी ना, तो बड़ा ही सिंपल है। देखो जैसे कि मान लो 0 पे अराइव हुआ P1, इसको कितना टाइम चाहिए, 2, 2 पे रख दिया मैंने। फिर 2 से 3 के बीच में कुछ है ही नहीं,
ठीक है, 3 पे फिर P2 अराइव हुआ, उसको टाइम चाहिए 1 यूनिट, 4 पे खत्म हो गया। फिर क्या होगा, उसका फिर से आइडियल हो गया, फिर आइडियल हो गया, कितने तक आइडियल हुआ, 5 तक। अब 5 पे आया P3, और P3 को 6 यूनिट टाइम चाहिए, तो 11। इसके बाद तो आप पूरा का पूरा कैलकुलेट कर ही लोगे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एफसीएफएस क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर है या नहीं है, बोलो बच्चे। यस सर।